नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपके समक्ष में मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो है 7 क्लास का आपका हमारा अतीत, ठीक है, इतिहास का चैप्टर है। इसमें मध्यकालीन के बारे में पढ़ना है। अगर 6 क्लास का बुक नहीं पढ़े हैं तो आप आ जाइए हमारे प्ले स्टोर में, वहाँ पर 6 क्लास का सारा बुक पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी का बुक है ये, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो उसमें प्राचीन इतिहास को पढ़ना था, इसमें जो है मध्यकालीन इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में कैसे एनसीईआरटी में बताया गया है। और एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट है जो बातें मैं बता रहा हूँ। और नोट्स कैसे तैयार करें इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप वीडियो पर नए हैं तो एक बार ज़रूर जुड़ें और पूरा वीडियो को देखें और साथ में कॉपी और पेन लेकर ही बैठे और समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर। यहाँ पर आपके 10 इसमें पाठ दिए गए हैं। 10 पाठों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पाठ आज हम समाप्त करेंगे, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ताल। यानी 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और कैसे इनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। परिवर्तन कैसे होते हैं 1000 वर्षों में, उनके बारे में पड़ताल को हम बात करेंगे। आइए नोट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमने नोट्स अपना तैयार किया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास से। आपको मैं इधर दिखा देता हूँ पहले कि ये एनसीईआरटी क्लास जो 7 है, चैप्टर नंबर 1 है, हिस्ट्री का है। और ये जो है पहला चैप्टर है अतीत, हमारे अतीत भाग 2 है। और मध्यकालीन के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के मध्यकालीन बारे में पढ़ेंगे। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के पड़ताल करेंगे कि 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। और 750 से लेके 1750 तक की घटना को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। 1000 वर्षों के लगभग बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है तो 712 एडी में, यानी एडी का मतलब होता है ईस्वी में, जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? तो सिंध पर किया था। तो ये बातें हम लोग जानते हैं। आज के डेटों में जो है, आज के डेटों में आज देखेंगे कि किताबों में 1900, जैसे 1919 का जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, तो ईस्वी के जगह पर जो है इंग्लिश में जो है एडी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज के डेटों में एडी के ही जगह पर कुछ सीई का प्रयोग किया जा रहा है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। सीई का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सल्तनत काल जो है 1206 से स्टार्ट होता है और 1700, ठीक है, ये 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक चलता है सल्तनत काल को। तो उस सब बातों को हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें जो है मध्यकालीन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक पूर्व मध्यकालीन और दूसरा होता है मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का जो काल रहा है वह 750 से 1206 ईस्वी तक काल रहा है। जबकि बात करें मध्यकालीन की तो 1206 से लेके 1750 तक की जो घटना रही है इनको मध्यकालीन के रूप में देखा गया है। आज हम बात करते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा गई है। पहले आप देखिएगा तो लिखा होगा कि नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली से क्या जानकारी ये एनसीईआरटी देना चाहती है, इनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पहले जानते हैं कि नई और पुरानी शब्दावली से क्या जानकारियाँ देना चाहती है। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि मध्यकाल में, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि मध्यकाल के राज्य भाषा क्या थी। मध्यकाल के जो राज्य भाषा थी वह क्या थी, उनको जानेंगे भाई। तो मध्यकाल की जो राज्य भाषा थी वह थी पारसी, या पारसी भाषा बोली जाती थी। मध्यकाल की राजकीय भाषा जो थी पारसी थी, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कि हिंदुस्तान जो नाम था ये 13वीं शताब्दी में पड़ा, ठीक है। हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा इनको भी ध्यान में रखेंगे कि हिंदुस्तान नाम आखिर कैसे पड़ा। तो 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान नाम पड़ता है। कैसे पड़ता है? जो ईरानी पहले जो थे, ईरानी जो थे भारत में, आप भारत का अगर मैप देखिएगा इस तरीके से, अगर भारत का आप मैप देखते हैं इधर से, तो
भारत के मैप में आप इधर से जो थे ईरानी आए थे, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर ईरान है। तो ईरान से जो लोग थे भारत आए थे, ठीक है। तो भारत जब आए थे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि भारत जब आए थे तो उन्होंने उनके कारण यहाँ जो थे सिंधु नदी बहती थी। आप जानेंगे कि जो तिब्बत के मानसरोवर से ये सिंधु नदी निकलती है, तो उनको सिंधु के जगह पर हिंदू कहने लगे थे, इसलिए इनका नाम हिंदुस्तान पड़ा। कहने का मतलब क्या है कि यह कह रहे हैं कि भैया जब ईरानी लोग सिंधु नदी पार कर कर आते थे इस किनारे, तो उसको हिंदू कहते थे। सिंधु के जगह पर फ्रांसीसी में हिंदू कहा जाता था, और इसलिए इधर सिंधु नदी के जो इस किनारे लोग थे उन्हें हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? एक व्यक्ति थे इतिहास में लिखने वाले, जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज, ठीक है। क्या नाम था? मिन्हाज ए सिराज, जो फ्रांसीसी के रूप में जाने गए। मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरी क्षेत्र के लिए नहीं किया था। इन्होंने मिन्हाज ए सिराज ने जो थे पूरे भारत को अगर देखेंगे तो पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। इन्हें कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें हिंदुस्तान के नाम से यह पुकारते थे। जो क्षेत्र था पंजाब था, हरियाणा था, और गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, अभी जो बिहार के रूप में देख रहे हैं, इन्होंने इन्हीं क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। लेकिन 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा पूरे देश को हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर द्वारा पूरे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। तो आप आगे देखते हैं, आगे हम चलते हैं मध्यकालीन के युग में। पहले दूसरे गांव के लोग जो आते थे उन्हें विदेशी कहा जाता था। आज के डेटों में आप जानते हैं कि भाई जो लोग भारत से दूसरे देशों से आते थे, जैसे पाकिस्तान से लोग आते हैं या अफगानिस्तान से आते हैं या चीन से आते हैं, तो उनको हम लोग विदेशी कहते हैं। लेकिन पहले क्या थी कि शब्दावली में चेंज हुआ करता था। चेंज का मतलब जैसे दूसरे गांव से लोग पहले आते थे, आप फिल्म देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो उसमें जो परदेसी बाबू, आप मूवी का नाम है, आप देखेंगे तो परदेसी बाबू, तो वह दूसरे गाँव से जो थे, यहाँ पर एक गाँव है और यहाँ पर एक गाँव है, तो इस गाँव के लोग जब इस गांव में आते थे तो उनको परदेसी बोला जाता था। यह बातें बताई गई है कि पहले जो लोग थे वह पहले दूसरे गांव के लोग आते थे जिन्हें परदेसी के नाम से जाना जाता था, और इसे फ्रांसीसी में अजनबी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी में क्या कहा जाता था? अजनबी। क्या बोला जाता था? अजनबी जो बोला जाता था उस समय। अब हम बात करते हैं कि इतिहास के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इतिहास और स्रोत, यानी इतिहास के स्रोत कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो इतिहास के स्रोत की बात करेंगे तो भारत में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग कब हुआ था भाई? तो 13वीं शताब्दी में सबसे पहले कागज़ का प्रयोग हुआ था भारत में, ठीक है। याद रखेंगे, भारत में कागज़ का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। और इस समय जो थे कागज़ बहुत ही महंगी थी। आज के डेटों में जो आप कापी देख रहे हैं, बुकें देख रहे हैं, तो बहुत ही सस्ती मिल रही, लेकिन उस समय जो कागज़ आता था बहुत ही महंगी आती थी 13वीं शताब्दी में। लेकिन कागज़ का प्रयोग सबसे पहले चीन में हुआ था। अगर बात करें कि सबसे पहले कागज़ का प्रयोग होता कहाँ है, तो सबसे पहले चीन में होता है। सबसे पहले कागज़ का प्रयोग चीन में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये प्रथम शताब्दी 105 ईस्वी के आसपास जो था, सबसे पहले कागज़ का प्रयोग जो हुआ था चीन में हुआ था। चीनी लोग जो क्या करते थे कि भाई अपना जो रहस्य थे वो किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पहली शताब्दी में ये इनकी कागज़ की खोज हो जाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, 13वीं शताब्दी में भारत को बताते हैं किसी तरीके से कि कागज़ का स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये लोग जो थे, चीनी लोग, ये जो थे अपने रहस्य को दबाकर रखते थे। लेकिन वही बात करें कि 14वीं शताब्दी आते आते कागज़ जो थी वह आसानी से मिलने लगी, उपलब्ध होने लगी। लेकिन 13वीं शताब्दी में कागज़ जो थे वह अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती थी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, इकट्ठा करने पर सिक्का से, शिलालेखों से, स्थापत्य कला से पता चलता है। स्थापत्य कला का मतलब जो भवन नहीं होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि इतिहास की जानकारियाँ हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करें कि भारत में प्रिंट प्रेस
कब आया था। ठीक है, तो भारत में प्रिंट प्रेस जो आया था वह 1557 ईस्वी में भारत में आया था। और किसके द्वारा लाया गया था? प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग आज जो देख रहे हैं वो किसके द्वारा लाया गया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था। सबसे पहले किस राज्य में आया था प्रिंटिंग प्रेस? तो वह राज्य था गोवा। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं इतिहासकार के संदर्भ में, आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो इनकी इतिहासकार हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में रहते हैं। इन मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक था। तो उनके कार्यकाल में जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहासकार कुछ 2 किताबें लिखी थी, पुस्तकें। एक पुस्तक लिखी थी 1356 में और एक पुस्तक लिखी थी 1358 में। ये इनकी पुस्तकें लिखी गई थी। ये इतना ही बात बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि नया समाज और राजनीतिक समूह। आप हेडिंग देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा कि नया समाज और राजनीतिक समूह। तो नया समाज और राजनीतिक समूह से क्या मिलता है? तो 1000 वर्षों में कौन से तकनीकी का बदलाव हुआ? तो 1000 वर्षों में क्या क्या चीज़ें बदलाव हुआ? तो जो सिंचाई होती थी जिसे रेहट कहा जाता था, सिंचाई को क्या कहा जाता है? तो रेहट उस समय कहा जाता था। और कताई को जो होता था वह चरखी कहा जाता था। और युद्ध की जो तकनीकी थी वह बारूद का प्रयोग होते थे। कौन से काल में? तो मध्यकालीन काल में। याद रखेंगे, यह मिलान करने के लिए हमेशा आता है। तो सिंचाई को क्या कहा जाता था? तो रेहट कहा जाता था। रेहट यहाँ पर याद रखेंगे, रेहट कहीं पर रहट लिखा होता है, तो इनको याद रखें। कताई को चरखी और युद्ध तकनीकी को बारूद का प्रयोग उस समय किया जाता था। उस समय हम बात करें मध्यकालीन में तम्बाकू, आलू, मक्का, मिर्च और चाय और कॉफ़ी की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछता है कि तम्बाकू, आलू, मक्का, मिर्च और चाय कॉफ़ी की शुरुआत कब से होती है? बोना यानी ये सब चीज़ें जो होती है कब से होती है? तो ये मध्यकालीन में देखने को मिलता है। उसके पहले ये देखने को नहीं मिलता था। यहाँ तक अगर आगे बात करें, यहाँ पर बात करें तो हमने देखा था कि भैया मध्यकालीन दो धर्मों में, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर मध्यकाल के 2 धर्म बताए गए हैं कि मध्यकाल में 2 धर्म देखने को मिलते हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ठीक है। जिसमें मंदिरों के निर्माण में ब्राह्मण वर्ग प्रभुत्व को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। और मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम जो थे धर्म के रूप में आगे आ रही थी। यानी हिंदुओं का वर्चस्व जो था मध्यकालीन में कम हो गया था और मुस्लिमों का वर्चस्व जो था ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भैया जो है मंदिर का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में सबसे पहले मंदिर का निर्माण होता है? तो वह काल जो था गुप्त काल जो था। बात करेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो समुद्रगुप्त जो था, ये व्यक्ति जो था, ये उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र था, यहाँ के 12 जबकि पश्चिम के जो थे 9 राज्यों को जीत लिया था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको बातों पर भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर शैली की कुछ बातें बताई गई है कि मध्यकालीन में कुछ शैलियाँ देखने को मिलती है। जैसे नागर शैली जो थी उत्तर भारत में देखने को मिलती है। द्रविड़ जो शैली थी वह दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। और जो बेसर शैली है वह दक्कन के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमेशा आता है कि नागर शैली कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर भारत क्या होता है। तो मैं भारत का छोटा सा मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा पहले देख लीजिए कि भारत के मैप में उत्तर भारत किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में मैं भारत का छोटा सा मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भारत का छोटा सा मैंने मैप बनाया। तो उत्तर भारत जो होता है तो ये उत्तर होता है, ये जो होता है पूरब होता है, ठीक है, ये पूरब होता है।
और ये जो होता है पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। तो यहाँ पर शैली की बात करें तो उत्तर भारत में यहाँ पर जो थे उत्तर भारत का जो क्षेत्र था यहाँ पर नागर शैली देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें दक्षिण भारत में, ये दक्षिण का जो क्षेत्र है जिसे प्रद्वीपीय भारत भी बोला जाता है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में यहाँ पर द्रविड़ शैली देखी जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये दक्कन का पठार है, ये पठारी क्षेत्र में जो थे बेसर शैली देखने को मिलती है। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर कि भाई आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इस काल में भक्ति की अवधारणा आई और इसी समय भक्ति की अवधारणा कुछ आती है देखने को मिलते हैं। तो इसमें आते हैं कि यह कहा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा कोई नहीं। यह बात किसने कही थी? तो मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा कोई नहीं। तो ये मीराबाई जो थी इन्होंने कहा था कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाला हैं, दूसरा कोई नहीं है, यह बातें कहा था। और एक बात और भी कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह किसने कही थी? तो ये जो थे रविदास जी जो थे इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भौतिक जो इस काल में थी, कुछ जो काल में भौतिक की अवधारणा भी, भक्ति की अवधारणा भी देखने को मिलती है। यहाँ तक बात याद रखेगी रहेगा भाई। तो अब बात करते हैं कि मध्यकाल में धर्म का प्रचार, ठीक है, व्यापारियों द्वारा होता था। मध्यकाल में जो धर्म जो होते थे, धर्म जैसे ईसाई धर्म हो गए, जो भी धर्म होते थे वह व्यापारियों द्वारा किया करते थे। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि प्रचार जो हो रहे हैं न्यूज़ों पर करा दिया जा रहे हैं, आप समाचारों के माध्यम से सुन रहे हैं कहीं का दुर्घटना। पहले ऐसी समस्या नहीं थी कि वह प्रचार करा दें। जो व्यापारी होते थे एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे गांव जाते थे तो वहां पर अपने धर्म के लिए प्रचार करते थे। तो यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा धर्म प्रचार करवाने के रूप में देखा गया है। कौन से काल में? मध्यकाल में। मुस्लिम को दो भागों में बांटा गया। आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिम के संस्थापक जो थे हज़रत मोहम्मद साहब जो थे मुस्लिम के संस्थापक थे। उनकी जो पत्नी का नाम था खदीजा, जो 25 वर्ष की उम्र में उनका विवाह होता है, ठीक है, विधवा से विवाह होता है। वह शिया और सुन्नी दो धर्म में विभाजित हो जाते हैं, जिसे पैगंबर जो थे इनके दामाद और अली को सिया माना जाता है। जो दामाद होते थे उनको जो थे दामाद को दो भागों में सिया जो थी, अली जो थे इनके दामाद का नाम था, इनको माना जाता था। जो सुन्नी जो लोग थे वह खलीफा परंपराओं को अपनाते थे। तो मुसलमानों में भी खलीफा पद देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई उस समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करें तो भाई जेम्स मिलन एक व्यक्ति हैं जो उन्होंने 1813 ईस्वी में यह बात कही थी कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। जेम्स मिलन के द्वारा इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल, जिसे ब्रिटिश काल भी कहा जाता है। तो ये 3 कालखंडों में जेम्स मिलन द्वारा बांटा गया है। और मुसलमानों का जो ग्रंथ होता है वह कुरान शरीफ होता है। मुसलमानों का ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ है। यहाँ तक याद रखेंगे। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और काल देखेंगे कि कैसे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।